हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे। आज हम आप लोगों को इंग्लिश की बहुत बेसिक जानकारी, टेंस संबंधी बहुत बेसिक जानकारी देने चल रहे हैं। और आज से इंग्लिश का सेशन शुरू हो रहा है। वैसे शुरू है, थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन आज से जो है स्पेशली और बहुत बेसिक चीज़ से हम शुरू कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ाना। जो हमारे क्लास 6, 7, 8 के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, ऊपर वाले तो पढ़ ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके सर शिवा में। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि बेल आइकन भी दबा दिया कीजिए। सब्सक्राइब तो करते हैं आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, सभी लोग देखते हैं, सभी को बार बार हम थैंक यू बोलना चाहेंगे। और आप लोग बेल आइकन भी दबा दिया कीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देर न करते हुए आज बहुत बहुत ही बेसिक चीज़ हम लेकर के आए हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे कि टेंस पढ़ेंगे। काल को 3 काल में बांटा गया है। काल जो है यानी टेंस माने काल होता है समय, इसी को उस काल को ही हम समय कहते हैं। तो समय को हम 3 रूपों में देख सकते हैं। कैसे कैसे? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में देख सकते हैं। प्रेजेंट में देखते हैं, पास्ट में देखते हैं, फ्यूचर में। जो बीत गया होता है, ध्यान समझिएगा, जो समय बीत गया होता है वो हमारा जो है भूतकाल होता है। जो चल रहा है, मौके पर जो चल रहा है, ये प्रेजेंट टेंस होता है। और जो आने वाला समय होता है या भविष्य काल होता है, सब आप लोग जानते हैं, कुछ बताना नहीं इसमें। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, इसको आप सभी लोग जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा इस पर हम टाइम नहीं लगे। आपको पता है जो चल रहा है ये प्रेजेंट है यानी वर्तमान है, जो बीत चुका है वो भूत हो चुका है, जो आएगा वो भविष्य होगा। तो देखिए इंग्लिश क्या होती है, एकदम रटा देंगे आप लोगों को। ध्यान से केवल वीडियो में हमारे बने रहिएगा। तो देखिए क्या है कि प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, TENSE टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल, पास्ट टेंस पास्ट माने बीता हुआ, तो पास्ट टेंस माने भूतकाल, फ्यूचर माने भविष्य होता है, भविष्य काल। अब देखिए अब जब आप प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे तो प्रेजेंट टेंस हमारा जो होता है यह 4 उपभागों में डिवाइड होता है। देखिए 4 उपभाग, इसके 4 उपभाग हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, इनडेफिनिट INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग में आप लोग थोड़ा मिस होते हैं, तो ध्यान रखिए, बहुत सरल होता है लिखने के लिए। CONTI, कांटी तक कोई दिक्कत नहीं होता। नु अस, नु NU, नु अस, OUS, अस हो गया। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से कि CONTI कांटी, नु अस यानी यू नु, OUS अस हो गया कंटिन्यूअस। बस याद हो जाएगा हमेशा के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले से लिख लिए हैं, थोड़ा सा सरल हो जाएगा, वीडियो शॉर्ट हो जाएगी, बस इसीलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो में हमारे लास्ट तक। एक से एक जानकारी हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यू। अब देखिए हिंदी इसकी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की अनिश्चित या सामान्य वर्तमान काल इसको कहते हैं। दूसरा हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको लगातार या जारी वर्तमान काल कहते हैं, जो आप सभी लोग जानते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, जो नहीं जानते हैं बच्चे वो लोग ध्यान से सुन लें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो पूर्ण वर्तमान काल होता है। और लास्ट में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। ये है पूर्ण वर्तमान काल। यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए ये आपका प्रेजेंट टेंस का डिवीजन हो गया। अब हमें ये देखना है पास्ट टेंस का डिवीजन किस प्रकार से, जैसे इसका डिवीजन करना उसी प्रकार से पास्ट टेंस का डिवीजन करना है। तो जब हम यहाँ प्रेजेंट के स्थान पर पास्ट लिख देंगे, केवल ये यहाँ हटा करके जो ये चारों आपका ही रहेगा, ये चारों आपका ही रहेगा। केवल आपको करना क्या है कि जहाँ प्रेजेंट लिखे थे वहाँ पास्ट कर देंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। फिर ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, फिर ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और फिर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? तो जब यहाँ पास्ट हो गया तो यहाँ इसकी हिंदी में तो पास्ट होनी चाहिए। इतना समझदार है आप लोग। तो इसकी हिंदी जब पास्ट में करेंगे तो यहाँ से भी वर्तमान को हटा देते हैं, वर्तमान काल को हटा दे रहे हैं यहाँ से। पूरा जो है ये वर्तमान काल यहाँ से हटा दीजिए। अरे हम ऐसे मिटा रहे हैं, आप लोग अलग लिख लीजिएगा, ऐसा मत कॉपी कीजिएगा कि जैसे हम लिख रहे हैं बस वैसे लिखते चले जाइएगा। तो आप लोग यहाँ से अब यहाँ भूतकाल आ गया पास्ट, तो यहाँ पास्ट लिख दीजिए यानी भूतकाल। यहाँ जो है ये भूतकाल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि पास्ट इनडेफिनिट टेंस, अनिश्चित या सामान्य भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो लगातार या जारी भूतकाल हो गया। इसके बाद तीसरा यहाँ आ रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान। अब वर्तमान यहाँ से हटा देना, आपको पहले ही बता दिए थे। तो पूर्ण भूतकाल, ये आपका हो गया। अब इसके बाद आता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पूर्ण
भूतकाल हो गया। इस प्रकार से ये आपका जो है पास्ट टेंस का डिवीजन हो गया। इसी तरह से आप फ्यूचर टेंस का भी कर लीजिएगा। अब ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, फिर आगे बढ़ रहे हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यहाँ पास्ट के स्थान पर फ्यूचर कर लीजिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इतना आप कर लेंगे। तीनों टेंस समझ में आ गया। लेकिन यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लर्न करना है कि इनको तो जान गए, अब इनको पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम इनको पहचानना बताते हैं कि प्रेजेंट की जो प्रेजेंट टेंस है आपका PRESENT, प्रेजेंट टेंस, एकदम बिल्कुल आपको बेसिक से हम पढ़ाने का समझाने का प्रयास करेंगे। बस केवल आप लोग बने रहिए। अब देखिए ये प्रेजेंट टेंस आ गया। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। अभी आपको पहले ही बता दिए कि प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल। अब यहाँ जब आप देख रहे हैं वर्तमान काल में, तो वर्तमान काल में प्रयोग किसका किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि वर्तमान काल में प्रयोग होता किसका है। तो इसमें जो आप सहायक क्रिया लगाते हैं है, हूँ और हैं। ये देखिए आपको दोनों सेम लग रहा है, सेम नहीं लग रहा है। बहुत ही बारीकी से समझिएगा, सेम नहीं लग रहा है। ये है, हा पर एक मात्रा है, और यहाँ हूँ है, हूँ देख ही रहे हैं कि जो आई के साथ लगता, मेरे साथ लगता, मैं जैसे। और यहाँ है, हा एक मात्रा है लिखा गया है, और यहाँ एक अंक की बिंदु है, ये है। इसमें भी राज छुपा हुआ है, इसमें भी राज छुपा हुआ बता रहे हैं। ये जहाँ है लिखा जाता है, ये हमेशा सिंगुलर दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, जहाँ ये है लिखा हुआ होता है वो हमेशा सिंगुलर दर्शाता है, और जहाँ ये है लिखा रहता है ये हमेशा प्लूरल होता है। इतना आप लोग समझ रहिएगा कि यहाँ जब है लिखा जाता है, जैसे वह स्कूल में है, एक वचन है, सिंगुलर हो गया है। फिर हो गया कि रमेश मार्केट में है, तो है लिखा गया है, एक वचन हो गया। लेकिन जब ये है वाले का प्रयोग होता है, इस है का प्रयोग होता है, इसका मतलब यहाँ प्लूरल हो जाता है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इंग्लिश में मात्र और मात्र जो है दो हमारे जो है वचन होते हैं। वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर होता है और दूसरा प्लूरल होता है। एक वचन होता है और बहुवचन होता है। इसमें द्विवचन का कोई भी चांस नहीं होता है, एक वचन और बहुवचन ही होता है, इतना आप लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से जब है होता है केवल ये हमारा सिंगुलर नंबर होता है, और जब है होता है थोड़ा सा नाक में उच्चारण होता है, तो है क्या हो जाता है, प्लूरल नंबर हो जाता है। अब अगर दोनों अलग हैं तो दोनों की सहायक क्रिया भी अलग होगी, यानी दोनों का जो इंग्लिश होगा वो भी अलग होगा। चलिए बताते हैं। इस है की अंग्रेजी होती है, क्या होता है, इस है की अंग्रेजी होता है इज। ध्यान रखिएगा, इज है की अंग्रेजी इज, और हूँ की अंग्रेजी तो आप लोग जान ही रहे आई एम, लेकिन इस है की अंग्रेजी होता है आर। ध्यान दीजिएगा, इज माने है एक वचन वाला, आर माने हैं बहुवचन वाला, और आई एम का अर्थ हूँ होता ही है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए कि है, हूँ, हैं ये प्रेजेंट टेंस में आता है, और जब प्रेजेंट टेंस में आता है तो इनका अनुवाद भी हम इसी तरह से करते हैं। सिंगुलर नंबर में इस का प्रयोग करते हैं, प्लूरल नंबर में आर का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। चलिए ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण से समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इतना तो आप समझ लिए कि प्रेजेंट टेंस में है, हूँ, हैं का प्रयोग किया जाता है। ये किसी प्रेजेंट टेंस का उपभाग नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट टेंस का उपभाग नहीं है, उसके उपभाग तो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन ऐसा नहीं है, हम प्रेजेंट आपको बता रहे हैं। तो देखिए प्रेजेंट टेंस को बता रहे हैं, समझ में आ गया। तो प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे, है, हूँ, हैं लिखा रहेगा। इंग्लिश में अगर आप देखना चाहेंगे तो इंग्लिश में लिखा रहेगा इज, आई एम, आर लिखा रहेगा। अगर इज, आई एम, आर का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस के किस उपभाग में है वो अलग की बात है। इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्या है ये अलग की बात है। लेकिन सबसे पहले अगर इज, आर का प्रयोग किया गया है तो सबसे पहले यह क्या, कौन सा टेंस है, वर्तमान काल है, यानी प्रेजेंट टेंस है। सबसे पहले तो प्रेजेंट है, इसके बाद जैसे अभी आप लोगों के यहाँ कोई मेहमान आ गए, तो भाई मेहमान आएंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके मेहमान घर आएगा, और जब घर आएंगे तब आपके घर के सदस्यों को पहचानेगा। मान लीजिए कि कोई भी रिश्तेदार आपके घर आ गए, तो जब रिश्तेदार घर आ गए तो पहले आपके घर पहुंचेंगे, आपके मम्मी पापा को देखेंगे,
तो इसके बाद उनको देखने के बाद तब पूछेंगे भैया ये कौन है वो कौन, ये बाद में होता है, लेकिन पहले घर तो पहुंचे। तो घर पहुंचने का मतलब इस IMR जो है यह प्रेजेंट, इसी से हमें पता चलता है कि यह टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। चलिए ठीक है, आगे बताते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में समझाएंगे और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ भी जाएंगे। तो इस IMR आप चलिए यहाँ मेन आते हैं कि है हूँ हैं। अब देखिए कोई भी टेंस, कितना जितना भी आप टेंस पढ़ेंगे, इन टेंस को 4 सेंटेंस में पढ़ना पड़ेगा। सेंटेंस भी आप लोग पढ़े होंगे, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, कभी हम वीडियो बनाएंगे आपको बता देंगे कि जो सेंटेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े होंगे, टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़े होंगे, लेकिन ठीक है धीरे धीरे हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। बस आप हमारे वीडियो में बने रहिए और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट तक देखने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए जानते हैं, बता दे रहे हैं, अफर्मेटिव भी इसको कहते हैं, इसको सिंपल भी कहते हैं, सिंपल भी इसी का नाम है। और इसके बाद जो है अफर्मेटिव कह सकते हैं, सिंपल कह सकते हैं और पॉजिटिव कह सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। और इन तीनों का आप मान के चलिए कि तीनों की अंग्रेजी अगर होगी तो साधारण वाक्य, तीनों की अंग्रेजी हम लिखेंगे साधारण वाक्य। आपको चाहे जिस सेंट में अगर टेंस में पूछा गया, जैसे वाक्य दे दिया गया, कह दिया गया कि भाई ये बताइए कि वह मेरा भाई है, ध्यान दीजिएगा ये किसी टेंस में नहीं, ये केवल प्रेजेंट टेंस में है, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, आपको दे दिया गया और पूछ लिया भैया आप ये बताइए कि वह मेरा भाई है लिखा गया है, यह कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है। तो आपको तो सबसे पहले टेंस क्लियर करना रहेगा। टेंस कैसे क्लियर करेंगे, यहाँ है का प्रयोग किया गया, है का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। अच्छा, अब प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया, अब आपको यहाँ ये डिसाइड करना होगा कि ये जो है सेंटेंस कौन सा है। टेंस तो क्लियर हो गया, तो सेंटेंस कौन सा है भैया, तो सेंटेंस आपको लग रहा है कि ये जो है अफर्मेटिव है, सिंपल है, या पॉजिटिव है, या निगेटिव है, या इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव निगेटिव है, कैसे पहचानोगे। तो देखिए जब सामान्य तरीके से अफर्मेटिव को हम पहचानते कैसे हैं, उसमें किसी भी कार्य को स्वीकार किया जाता है, वहां ना तो नहीं का प्रयोग मिलेगा, ना तो कभी नहीं का प्रयोग मिलेगा, और ना ही क्वेश्चन मार्क का प्रयोग मिलेगा, ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड उसमें रहेगा। तो अगर ये सभी चीज नहीं है तो आप सिंपल से जान लीजिए ये क्यों सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आप यहाँ आ गया कि वह मेरा भाई है, अनुवाद आपको करना है, दे दिया गया, टीचर आपके दे दिए कि भैया अनुवाद करके बताइए कि वह मेरा भाई है, अनुवाद करके बताइए। अगर आपको नियम पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। अब ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम क्या कहता है, प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव नियम का सेंटेंस का नियम क्या कहता है। आप देखिए इसमें एकदम सिंपल सा है कि अगर देखिए तीनों को हम एक साथ बता दे रहे हैं, अगर हम नियम लिखाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम जो है आपको एकदम शॉर्ट में पढ़ाते हुए चल रहे हैं। यहाँ देखिए एक बचा सिंगुलर नंबर जो हमारा होता है, सिंगुलर नंबर में आता कौन कौन है, कुछ आप तो रट लीजिए, कुछ तो सिंगुलर नंबर ऐसे हम लिखते हुए चल रहे हैं, आप अगर लिखना चाहेंगे तो पास करके लिख भी सकते हैं। सिंगुलर नंबर में आता क्या क्या है, जैसे ऑलवेज जो है किसी का नाम जो होता है नेम, ये ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर, नेम किसी का सिंगुलर नंबर में होता है हमेशा। और इसके बाद जो है हो गया ही, फिर हो गया सी, फिर हो गया इट, ये ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर में इनका यूज किया जाता है, हमेशा इनका यूज जो है सिंगुलर नंबर में, किसी का नाम हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। अब इनका प्रयोग हम सिंगुलर नंबर में करेंगे, और जब सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हम सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग, एक लाइन में आप समझ जाइए, एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग, और आई के साथ आई एम का प्रयोग, और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, प्लूरल नंबर। और प्लूरल नंबर में आप क्या देखेंगे कि प्लूरल नंबर में क्या आता है, आई को छोड़ दीजिए, तो यहां क्या हो जाएगा, वी यू दे, योम अन्य में क्या आता है भाई, अन्य में आपको हम बताएंगे, अन्य में क्या आता है भी बता देंगे। तो देखिए प्लूरल नंबर क्या हो गया, वी यू दे योम अन्य, इसके साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग किया जाएगा। फिर से आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, आई के साथ आई एम का प्रयोग किया जाएगा, जो यहाँ लिख दिया गया है, यहाँ देख रहे हैं कि आई के साथ आई एम का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नंबर के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग किया जाता है,
और प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। भाई अब अगर आप सिंगुलर प्लूरल नहीं पढ़े हैं तो सिंगुलर प्लूरल आप पढ़ लीजिए, जिससे कंफर्म हो जाए कि जो है सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर यानी एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ इन। अच्छा, ये कब प्रयोग करते हैं कि जब हमारा सेंटेंस किस में रहता है, अफर्मेटिव में रहता है। आ गया यहाँ तक। चलिए अब फिर से मिटाते हैं इसको, हम आपको फिर से बता दें यहाँ दूसरा क्या बताना चाह रहे हैं। दूसरा आप देखिए यहाँ कि कुछ सूत्र होता है, जैसे आप मैथ लगाते हैं, मैथ में सूत्र हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो भी होता है। इसके बाद आपको आयत का मान लीजिए निकालना है, मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है भुजा का वर्ग हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से देखिए गणित के भी तीन आपको हम बता दिए, आयत का क्षेत्रफल बता दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बता दिए। तो आप लोग ऐसे जुड़ते रहिएगा, हम आपको बताते रहेंगे और भी जो भी जानकारियाँ हमें हैं हम आप लोगों को बताते रहेंगे। तो चलिए यहाँ हम आपको बताते हैं सूत्र क्या है। जब भी साधारण वाक्य में आपको अनुवाद करना है तो आपको हम बता दिए कि आई के साथ जो है इसका प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग करना है, एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग करना है और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करना है। चलिए यहाँ तक समझ आ गया। अब इसका सूत्र जो हम आपको बता रहे हैं, स्ट्रक्चर, इसको आप समझ लीजिएगा, आप इसको स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा या जो भी आप अपने हिसाब से समझिएगा। स्ट्रक्चर STRUCTUR स्ट्रक्चर STRUCTUR स्ट्रक्चर। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना रहेगा और इसके बाद जो है सहायक क्रिया इज, आई एम, आर में से कोई एक लिखना रहेगा। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट चाहे कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ वीडियो आप लोग देखेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट में दिखा करके यहाँ कॉम्प्लीमेंट दिखाया जाता है, कॉम्प्लीमेंट माने पूरक होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों, कहीं कहीं आप ऐसा भी पढ़ेंगे सब्जेक्ट फिर इज एम आर, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट आप ये मान के चलिए कि सब्जेक्ट इसके बाद इज एम आर, फिर अदर वर्ड जो भी आपके होंगे उसको आप चाहे ऑब्जेक्ट समझिएगा चाहे कॉम्प्लीमेंट समझिएगा, जो भी आपको समझना होगा वो समझिएगा। हमें करना क्या है कि हमें सही से अनुवाद करना सीखना है। तो चलिए अनुवाद कर कीजिए, यहाँ समझ में आ गया। अब देखिए सब्जेक्ट कैसे आप पता करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है 9th और 10th इंटर सब में है, आप वहां जाकर के देख लीजिएगा। यहाँ अगर हम बताएंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट थोड़ा सा हम बता दें कि जिस वाक्य में किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में कुछ कहा गया होता है, माने व्यक्ति वस्तु के बारे में जो कहा जाता है, ये नहीं कि व्यक्ति की वस्तु के बारे में जो कहा गया है। कहने का मतलब जब इसे देखिए, अभी यहाँ हम आपको बताते हैं कि अभी एक बार उदाहरण लिखे थे कि वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। ध्यान रखिएगा, यहां कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति वस्तु के बारे में कहा गया होता वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट में हमेशा नाउन प्रोनाउन रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन ही होता है, और नाउन प्रोनाउन में सब आ जाता है, NOUN, नाउन प्रोनाउन में सब आ जाता है। अरे भाई, जो नाउन संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सभी नाउन है, जिसका भी नाम रखा गया वो सब नाउन है, और जो नाउन से बचा वो प्रोनाउन हो गया, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन हो गया। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सब्जेक्ट समझ में आ गया, सब्जेक्ट क्या है, वह है। इसमें पता कैसे चला, कहा जा रहा कि वह मेरा भाई है, किसके बारे में बताया गया, वह बता रहा है कि वह मेरा भाई है। अब आपको सब ध्यान देना है कि यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया यहाँ ही। अब सबसे पहले आपको हम यही बताया है कि सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के स्थान पर ही हो गया। अब चलिए यहाँ इज एम आर में से कोई एक लिखना है, एक वचनकर्ता के साथ इज, आई के साथ एम, बहुवचनकर्ता के साथ आर। तो ही के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्यों इज लगाएंगे, क्योंकि इज जो है, ही जो है एक वचन है, तो एक वचन है तो इज लग गया। ही इज, अब हो गया कि वह है। देखिए कुछ बच्चे बहुत गलत करते हैं, बहुत गलत क्या करते हैं, हम बात हम आपको बता दें। हम तो एक दिन कॉपी चेक कर रहे थे और शायद इसी प्रकार का वाक्य बोले थे, तो लड़के ने क्या लिखा था, ही, इसके बाद लिखा माई, फिर लिखा ब्रदर, इस प्रकार से लिखा ब्रदर, इसके बाद लास्ट में लगा दिया इज। अब भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि क्या है कि वह, उसे टेंस का ज्ञान नहीं है, मतलब ही डज नॉट नो अबाउट द ग्रामर रूल्स, कि व्हाट इज द रूल ऑफ दिस सेंटेंस,
इस सेंटेंस का रूल क्या है, किस आधार पर हम अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो वह नहीं जानता था, इसलिए ऐसा लिख दिया। तो भाई अब लिख दिया तो क्लास में कॉपी जमा हुई, कॉपी जमा होने के बाद उनको हम क्रॉस दे दिए। भाई सीधी सी बात है, कोई भी टीचर ऐसा देखेगा तो वो गलत ही काटेगा, हम भी वही किए। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब देखिए अनुवाद कैसे होगा, तो हम आपको बता दिए कि यहाँ आपको करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना ही हो गया, ही के बाद सहायक क्रिया इज एम में से एक, तो वहाँ ही जब आप देख रहे हैं ही कितना है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए इज लग गया, तो ही इज। अब देखिए हो गया वह है, बच क्या रहा है, मेरा भाई। अब इसी मेरे भाई को आप ऑब्जेक्ट समझ लीजिए या कॉम्प्लीमेंट समझ लीजिए, जो भी आप समझना चाहे, या अदर वर्ड समझ लीजिए, जो भी आप समझना चाहे, इसके बाद ही रहेगा वो। तो हो गया माई ब्रदर, माई ब्रदर, ये क्लियर हो गया कि ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए एक उदाहरण बोल लेते हैं, अभी और समझ में आ जाएगा, ज्यादा उदाहरण नहीं लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखिए रमेश मेरे चाचा जी है, मान लीजिए हो गया कि रमेश मेरे चाचा जी हैं, चाचा जी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहे हैं, डेली यूज की भी सेंटेंस है। जैसे मान लिया पूछ लिया कोई भैया हु इज ही, वह कौन है, किसी लड़के से पूछ लिया, आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए 8 के छात्र हो, 6 के छात्र हो, कोई आपके यहाँ मेहमान आ गया, कोई गेस्ट आ गया, पूछ लिया भैया कम हियर टेल मी सम सेंटेंस, शुरू हो गया आपसे बोलने इंग्लिश में, ठीक है, टेल मी हु इज ही। अब इफ यू आर नॉट नोइंग अबाउट द सेंटेंस, अबाउट द ट्रांसलेट ऑफ द सेंटेंस, देन व्हाट विल यू से, तब आप क्या कहेंगे भाई, नहीं पता है तो क्या कहोगे, मुंह बना के खड़े हो जाओगे। लेकिन अगर पता है तो पूछ लेगा, आपके चाचा वहां खड़े हैं, पूछा हु इज ही, तो आपको कहना चाहिए कि ही इज माई अंकल, ही इज माई अंकल, ये चीज होना चाहिए। तो यहाँ वही है कि यहाँ बता रहा कि रमेश मेरे चाचा जी हैं, तो आप सीधा सा यहाँ लिखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, रमेश है, सब्जेक्ट क्या है, रमेश के साथ सहायक क्रिया क्या लग गई, इज लग गया। चलिए रमेश ही हो गया। अब मेरे, अभी यहाँ देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ ही इज माई, यहाँ तो आप देखिए ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। अब यहाँ कह रहा कि रमेश मेरे चाचा हैं, तो रमेश इज माई हो गया, माई और इसके बाद अंकल हो गया, रमेश इज माई अंकल हो गया, रमेश मेरे चाचा हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि रमेश इज माई अंकल, रमेश मेरे चाचा हैं, समझ में आ गया। वह मेरा भाई है, तो ही इज माई ब्रदर, रमेश मेरे चाचा है, रमेश इज माई अंकल, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, इसके आगे अभी तो आपको हम सिंगुलर बताए हैं, सिंगुलर के बाद देखिए प्लूरल में क्या होता है, ध्यान दीजिए। प्लूरल नंबर बताए हैं हमेशा क्या लगेगा, आई एम लगेगा, तो आई एम मैं हूं हो गया, मैं हूं। अब क्या बचा, इसका अनुवाद हो गया, इसका अनुवाद हो गया, बच क्या रहा है, एक अध्यापक, तो एक अध्यापक माने हो गया ए टीचर, क्या हो गया, ए टीचर, तो हो गया आई एम ए टीचर, समझ में आ गया। फिर कहा गया कि मैं ए डॉक्टर हूं, आई एम ए डॉक्टर, ठीक, मैं एक वकील हूं, आई एम ए लॉयर, ठीक, इस तरह से हो गया। चलिए अब बहुवचन का बता दे रहे हैं आप लोगों को। बहुवचन का मान लीजिए हो गया यहाँ कि बहुवचन में आता ही है, अभी कुछ दूसरा भी हम आपको बताएंगे, जिससे कहा गया कि वह बाजार में हैं, वह बाजार में है रहेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ हा पे एक मात्रा है रहेगा, ऊपर अंक की मात्रा भी रहेगी, इसलिए हो जाएगा कि वह बाजार में है। तो आप जान रहे हैं कि वह जो है बहुवचन चूंकि बताया गया है, बी यू दे बहुवचन होता है, प्लूरल नंबर होता है, तो आप इससे याद हो गया। लेकिन चलिए अभी आपको जो है आगे बताते हैं कैसे क्या होगा, आप कैसे पहचानेंगे प्लूरल नंबर। तो देखिए वह हो गया, तो यहाँ आप लिख दिए दे, चलिए सब्जेक्ट हमारा दे हो गया। अब इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया आएगी, और सहायक क्रिया बहुवचन के साथ क्या लगाया जाएगा, आर का यूज होगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं आर। अब हो गया वह हैं, भैया वह है कहाँ है, बाजार में, तो पहले में लिखेंगे तब बाजार में, इसके बाद उल्टा हम चलते हैं, तो दे आर इन द मार्केट, इन द मार्केट हो गया। इन मार्केट भी लिख सकते हैं, इन द मार्केट भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो दे आर इन द मार्केट या दे आर इन मार्केट, ठीक, वह मार्केट में है, वह बाजार में है। चलिए बहुवचन का एक और आपको बताते हैं कि बहुवचन में जैसे मान लीजिए तो वह लिखा गया है, आप पहचान लिए कि वह सर जी बताए थे, वह बहुवचन में आता है, यू बताए थे बहुवचन में आता है, आई बताए थे, आई भी बहुवचन में, आई सिंगुलर में आता है वैसे, लेकिन जो है अन्य टेंसों में आप उसको प्लूरल ही मान के करोगे, फिर हर छोड़िए उसको वहाँ। फिर बताए थे ही किस में आता है, सिंगुलर में आता है, सी किस में आता है, सिंगुलर में आता है, रमेश महेश मुकेश ममता जो भी है नाम, ये सब किस में आता है, सिंगुलर में आता है। लेकिन
यही कह दिया गया कि बच्चे स्कूल में हैं। ध्यान दीजिए, यहां आपको बता दिया गया कि बच्चे स्कूल में हैं, बच्चे स्कूल में हैं। आप बताइए, अब यहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरा सी भी जरूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है कि बच्चे स्कूल में हैं तो इसका क्या अनुवाद होगा या किस तरह से हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी। अभी हम आपको बताए कि बी यू दे के बाद भी अन्य में जो आते हैं वो प्लूरल नंबर होते हैं। ही सी इट और नाम के बाद भी जो कुछ आता है कुछ उसमें भी सिंगुलर होते हैं, वो सिंगुलर होता है। यहां समझ में आ गया कि बच्चे स्कूल में हैं। अब देखिए क्लियर कैसे करेंगे, आप यहां से क्लियर कर सकते हैं। बच्चे स्कूल में है नहीं हो सकता, अगर है नहीं है यहाँ पॉइंट लगा है तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये प्लूरल नंबर का है। एकदम पहचानने का सबसे सटीक आपको बता दे रहे हैं कि अगर है लिखा गया है तो सबसे पहले आप जो है उस पर फोकस कीजिए कि है लिखा गया है कि है लिखा गया है, मतलब ये है लिखा गया है या फिर है लिखा गया है। आपको बहुत सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ है लिखा गया है तो तुरंत आप जो है यहाँ आर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट चिल्ड्रन क्या होता है, बच्चे की अंग्रेजी क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, CHILDREN, चिल्ड्रन। अब आप ध्यान दीजिएगा, कई बार आप कहते हैं कि सर यस लगा करके ES लगा करके बहुवचन बनाया जाता है, लेकिन हर किसी का नहीं बनाया जाता है। तो चिल्ड्रन हो गया। अब हम आपको बता दिए कि यहाँ बगैर सोचे समझे आपको सहायक क्रिया क्या लगा देना है, आर लगा देना है। आर लगा दिए, हो गया बच्चे हैं। बच्चे हैं तो कहाँ हैं, स्कूल में हैं। ध्यान दीजिए, अभी यहाँ भी में था तो में का पहले प्रयोग किया गया, बाजार का बाद में प्रयोग किया गया। इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे तो हो जाएगा इन द स्कूल, इन द स्कूल। बच्चे कहाँ हैं, यानी बच्चे स्कूल में हैं, तो यहाँ क्या हो गया, चिल्ड्रन आर इन द स्कूल। घर पर पहुंच गए, मान लीजिए कि आपकी जो है मम्मी है पापा है घर पर हैं, आपके पापा बहुत पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी जानते हैं, मम्मी भी पढ़ी हैं, तो आकर के इंग्लिश में बात की, वो आकर के पहुंचे, अरे पूछे ये व्हेयर आर द चिल्ड्रन, व्हेयर आर द चिल्ड्रन। आपकी मम्मी बताएंगे द चिल्ड्रन आर इन द स्कूल या द चिल्ड्रन आर इन द मार्केट, मतलब जहाँ भी होंगे वो अगर उनको इंग्लिश पता है या आप ही को इंग्लिश अगर मान लीजिए आ रही है तो कोई भी पूछ रहा है, मान लीजिए कि आप क्लास में बैठे हैं, टीचर घुसे और क्लास में जैसे ही टीचर घुसे, टीचर पूछ रहे हैं, एक बच्चा गायब है आपके बगल बैठा है, वो गायब है, पूछ ले कि व्हेयर इज ही, वहाँ कहाँ है, तो आप कहेंगे कि सर ही इज नॉट हियर, वह यहाँ नहीं है। या आप कह सकते हैं कि सर ही इज इन द अदर क्लास, ही इज इन द अदर क्लास, वह दूसरे क्लास में है। या कह सकते हैं कि वह जो है पानी पीने गया हुआ है, मतलब कुछ भी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन तभी बोल सकते हैं कि जब आपको इंग्लिश की सटीक जानकारी होगी तभी आप बोल सकते हैं। अन्यथा आपको जानकारी होते हुए भी आप जो है जब तक स्पीकिंग आप एक दूसरे से बोलते नहीं है तब तक नहीं समझ पाते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि चिल्ड्रन आर इन द हाउस, इन द स्कूल, समझ में आ गया। हमें लगता है कि अफर्मेटिव अब आपके समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल, सीधी सी बात है। आई के साथ सहायक क्रिया आई एम, एक वचन के साथ सहायक क्रिया इज, बहुवचन के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है। अगर इसमें हम क्या करते हैं कि है हूं है के साथ, देखिए बहुत लोग कहेंगे कि सर जी इसमें ING वाला भी लगता है। हाँ, वो टेंस में आपके लगता है, प्रेजेंट में नहीं लगेगा। प्रेजेंट टेंस अगर आप पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट भी कुछ लोग इसको कहते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपको जो है वो कार्य करने वाला नहीं, कहने का मतलब जो है मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING नहीं लगाना है। अगर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में या मुख्य क्रिया का प्रयोग हम करते हैं तब तो अलग हो जाएगा। अभी इसी में हमको मुख्य क्रिया का अगर प्रयोग करना पड़े तो यहाँ मुख्य क्रिया का प्रयोग हो ही नहीं, भाई जब मुख्य क्रिया है ही नहीं तो मुख्य क्रिया का प्रयोग कहाँ से करेंगे। और जब मुख्य क्रिया का जहाँ मुख्य क्रिया का प्रयोग होना शुरू हो गया तो हमारा वो टेंस जो है किसी न किसी पार्ट में हो जाता है, चाहे इंडेफिनिट में हो जाएगा, चाहे कंटिन्यूअस में हो जाएगा, या परफेक्ट में हो जाएगा, या परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया। अब दूसरा सेंटेंस आपका आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस भी बहुत सरल है, बहुत सरल है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव माने नकारात्मक होता है। कैसे समझते हैं भैया, नकारात्मक को हम कैसे समझेंगे, ध्यान रखिएगा। नकारात्मक कैसे होता है, देखिए ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस मान के चलते हैं, ये है निगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस निगेटिव ही करेंगे, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस।
और निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ किसी भी कार्य को नकारा जाएगा, मना किया जाएगा, नकारात्मक, नकार दिया जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं कि घर में हो, नहीं हम घर में नहीं है। खाना खाओगे? नहीं खाएंगे। हैं? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब आप हमेशा जो है निगेटिव में आंसर देंगे, उसका नकारात्मक में देंगे। और नकारात्मक पहचानने का सबसे अच्छा तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे अच्छा तरीका नकारात्मक को, कि वहां हिंदी अगर है तो हिंदी में आपको या तो नहीं मिलेगा या तो कभी नहीं मिलेगा। हिंदी में अगर है तो वहां उसको आपको या तो नहीं मिलेगा या तो कभी नहीं मिलेगा। ये दोनों अगर आपको दिखाई दे रहे हो, इसका मतलब जो है वह आपका निगेटिव सेंटेंस है। इंग्लिश में अगर आपको यहाँ दिख जाता है नो, या दिख जाता है नॉट, या दिख जाता है नेवर, तो यह भी आपका जो है निगेटिव सेंटेंस होगा। अब वो कौन सा निगेटिव है? प्रेजेंट का निगेटिव है, पास्ट का निगेटिव है, फ्यूचर का निगेटिव है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ आपको एकदम श्योर हो जाना है कि अगर वहाँ नहीं का प्रयोग है, कभी नहीं का प्रयोग है, तो वो निगेटिव सेंटेंस है। नो का प्रयोग है, नॉट का प्रयोग है, नेवर, तीनों का प्रयोग तो होगा नहीं, तीनों में से किसी एक का होगा। तो इन तीनों में से अगर किसी एक का प्रयोग है तो आप समझ लीजिए कौन सा सेंटेंस है, वो निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, और बात क्या कहता है, नियम इसका क्या कहता है? नियम यहाँ वही कह रहा है, जैसे आप अफर्मेटिव में सबसे पहले लिखे थे क्या? अफर्मेटिव में सबसे पहले आप नियम क्या लिखे थे? वहां आप यही लिखे थे कि सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले हम लिखते हैं, और सब्जेक्ट पहले सबसे पहले यहाँ भी हम लिखेंगे। मान लेते हैं सब्जेक्ट सबसे पहले लिखे, सब्जेक्ट के बाद फिर किसका प्रयोग किए थे? इज एम आर का प्रयोग किए थे। यहाँ भी वही का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, इसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के इज एम आर के बाद, और इसके बाद फिर वही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी आप समझ पाइए। यहाँ इसको आप अदर वर्ड में ले लीजिए, चाहे जिसे आप जानिए ये ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है, जो भी आप इसको यहाँ समझ पाए। चलिए, हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी ये पुराना ही है, केवल एक शब्द यहाँ अलग जोड़े हैं, नॉट जोड़े हैं अलग से। तो नॉट अगर हम जोड़ दिए नकारात्मक हो गया, नॉट हटा देंगे अफर्मेटिव हो जाएगा। चलिए थोड़ा जल्दी पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब एग्जाम्पल आप देखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या रहेगा, जिसे लिख दिया गया कि वह मेरी छोटी बहन, वह मेरी छोटी बहन नहीं है, बहन नहीं है। ध्यान से देखिएगा, वह मेरी छोटी बहन नहीं है, कह रहे कि वह मेरी छोटी बहन नहीं है। चलो भाई कोई बात नहीं, अनुवाद करना है नहीं है वो अलग की बात है। आपको यहाँ देखना है कि वह मेरी छोटी बहन नहीं है। तो मान के चलते हैं कि अगर वह मेरी छोटी बहन नहीं है तो वह मेरी छोटी बहन नहीं है। चलिए, सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, आप ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि छोटी बहन के बारे में बताना है कि वह मेरी छोटी बहन नहीं है। यहाँ आपको सी का प्रयोग करना है, यहाँ आपको सी का प्रयोग करना है। ही का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? अगर यहाँ छोटी बहन के स्थान पर छोटा भाई होता या कोई जो है मैस्कुलिन जेंडर होता तो हम यहाँ ही का प्रयोग करते हैं, लेकिन फेमिनिन जेंडर में है इसलिए हम सी का प्रयोग करेंगे। तो सी हो गया। अब इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया एक वचन का है, इज हो गया, सी इज। इसी के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करना है, नॉट हो गया, तो सी इज नॉट। अब हो गया, देखिए वह नहीं है, लिखे हैं तीन शब्द का उच्चारण हो गया। मेरी छोटी बहन, तो मेरी हो गया माई। इसके बाद हो गया एंगर, ध्यान रखिएगा उम्र में जब कोई छोटा होता है तो एंगर हो जाता है, और अगर जो है उम्र में बड़ा होता है तो इल्डर होता है। तो YOUNGER, YOUNGER एंगर। इसके बाद सिस्टर हो गए, SISTER, YOUNGER एंगर, एंगर हो गया, एंगर सिस्टर। तो ही इज नॉट माई एंगर सिस्टर, वह मेरी छोटी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बोलने वाला कोई दूसरा है, बोलने वाला जो है कोई दूसरा है, और जो है बताने वाला कोई दूसरा है, कहने वाला कोई दूसरा है, लेकिन अनुवाद कैसे हो रखा है, ही इज माई एंगर ब्रदर, वह एंगर सिस्टर। ही इज नॉट, सी इज नॉट, सॉरी यहाँ गया, सी इज नॉट माई एंगर सिस्टर, वह मेरी छोटी बहन नहीं है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और दिखा देते हैं आपको, लिखा देते हैं, समझा देते हैं दूसरा एक और, तीनों समझा दे रहे हैं। मैं वहां नहीं हूं, बहुत छोटा छोटा, मैं वहां
नहीं हूँ। बता रहे हैं कि आपको बहुत ही बेसिक से बताऊंगा। तो मैं वहां नहीं हूँ। अब सब्जेक्ट यहाँ हो गया आई, फिर हो गया आई एम, मैं हूँ, इसी के तुरंत बाद ना लगाना है। और वहां के लिए होता है देयर, देयर पढ़ते हैं तो आई एम नॉट देयर, यानी मैं वहां नहीं हूँ। आई एम नॉट देयर, मैं वहां नहीं हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया। एक बहुवचन का देख लेते हैं। बहुवचन का मान के चलते हैं कि लिखाया गया कुत्ते, लिखा दिया गया कि कुत्ते घर में नहीं हैं, कुत्ते घर में नहीं हैं। ये है इस तरह से रहेगा, तो कुत्ते घर में नहीं है। और बात कीजिए तो द डॉग्स हो गया, यहाँ द डॉग्स या डॉग्स दोनों में से चाहे जो करेंगे, बहुवचन है तो बहुवचन का सब्जेक्ट बहुवचन की क्रिया, तो द डॉग्स कुत्ते हो गया, आर माने हैं। अब देखिए यहाँ आपको नॉट लगाना है क्योंकि निगेटिव में है। अगर निगेटिव में है तो यहाँ लिखेंगे नॉट, कहाँ, अब फिर पहले में लिखेंगे फिर घर लिखेंगे, तो इन द हाउस लिख देंगे। कुत्ते घर में नहीं है तो हो गया क्या कि द डॉग्स आर नॉट इन द हाउस। अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ स्क्रीनशॉट तब तक आप इसका ले लीजिए, जिससे जो है आपको फिर पढ़ने में समस्या ना हो, पढ़ने में सही रहे। स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे तो थोड़ा सा जो है, स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेते हैं इसका तो आपको कभी भी पढ़ने समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक, ले लिया होंगे हम सोचते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे आपको हम बता रहे हैं। अगर इतना हो गया हो तो चलिए आगे चले। निगेटिव भी हमारा पूरा हो गया, निगेटिव पूरा हो गया। क्या किया है, इस सहायक के लिए इज एम आर के बाद नाम का प्रयोग किया है केवल। वह मेरी छोटी बहन नहीं है तो सी इज नॉट माई यंगर सिस्टर, मैं वहां नहीं हूँ। आई एम नॉट देयर, कुत्ते घर में नहीं है, तो द डॉग्स आर नॉट इन द हाउस। समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे हम आपको, अब आगे बता रहे हैं सेंटेंस। अगला सेंटेंस हम आपको देखिए इसी में थोड़ा बेटा करके काम चला दे रहे हैं। अब यहाँ हम देखेंगे तीसरा हमारा सेंटेंस जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है भाई, ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा जो होता है वह दो प्रकार का होता है। आप लोग जानते होंगे, आप लोग जानते भी होंगे कि हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यह तो नंबर तीसरे पे आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपका है ये प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसमें जो है यह दो प्रकार का होता है। कैसे होता है, एक तो हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है, एक क्या से शुरू होता है, और दूसरा जो है क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे बीच में आता है। क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये बीच में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। जब हमारा अब इसको क्या कहते हैं, इसको हम यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। यस या नो टाइप क्वेश्चन, TOPY टाइप क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन। ये हैं क्वेश्चंस। इनका उत्तर हम कैसे देते हैं, इसका उत्तर हम जो है यस या नो में देते हैं। जैसे कोई पूछ लिया आपसे कि आर यू रमेश, आर यू रमेश, यानी क्या तुम रमेश हो, तो आप कहोगे या तो यस या तो नो, तो ये यस या नो टाइप हो गया। फिर कहा गया कि इज योर फादर इन द हाउस, इज योर फादर इन द हाउस, तो आप कहेंगे यस या नो कहेंगे, तो ये यस या नो टाइप होता है। दूसरा क्या है कि तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। फिर हो गया कि वेयर आर यू गोइंग, बीच में आ गया, लेकिन अब वो गोइंग दूसरा सेंटेंस हो गया। तो इसमें आप देखेंगे, इसी में रहिए, बाहर में जाइए, तो क्या हो गया कि जब यस या नो टाइप, यानी पहला होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, और यस या नो टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन। तो WH टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ जो है WH टाइप क्वेश्चन में क्या क्या, कहाँ, कब, कैसे वाक्य के बीच में आता है। इतना ध्यान दीजिए। फिलहाल एक एक स्टेप समझिए, नहीं तो भूल जाएंगे। एक एक स्टेप समझिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपका होगा इसके दो प्रकार होंगे। पहला प्रकार आप मान के चलिए कि यस या नो टाइप का होगा, वह यस या नो टाइप। इसमें क्या आप देखेंगे, यस या नो टाइप में, यस या नो टाइप में आप देख रहे हैं कि यहां से क्या से प्रश्न किया जाएगा, क्या से प्रश्न किया जाएगा। जिससे कहा गया कि क्या वह बीमार है,
लिखा गया कि क्या वह बीमार है। और एक सबसे बड़ा पहचानने का तरीका इसमें क्या है, या सबसे बड़ा समझ लीजिए पहचानने का नियम क्या है कि क्वेश्चन मार्क इसमें जरूर रहेगा। यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क आपको जरूर मिलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। दो प्रकार के सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर हुआ होता है, एक तो जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, दूसरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ समझ में आ गया कि वह बीमार है, वह बीमार है, लेकिन नहीं वह बीमार नहीं है। फिर यहाँ इसको क्या हम बंद कर देंगे तो फॉर्मेटिव हो जाएगा, क्या लगा दिए तो इंट्रोगेटिव हो गया। क्या वह बीमार है, आपको क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो क्या की अंग्रेजी हमें नहीं लिखना होता है। सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया को ही वाक्य में सबसे पहले लिख देते हैं। तो चलिए वह सब्जेक्ट है, अब वह सब्जेक्ट अगर है तो हम इसका अनुवाद कैसे करेंगे भाई। इसका अनुवाद हमें करने के लिए करना क्या पड़ेगा कि इसके अनुसार हमें सहायक क्रिया यानी सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट ही है, सहायक क्रिया क्या होगा इज। अब इज सबसे पहले आ जाएगा, इसके बाद होगा ही, इज ही क्या है इल, बस इज ही इल, क्या वह बीमार है। माने सबसे पहले सहायक क्रिया किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा और तब फिर जो है ऑब्जेक्ट या जो भी कॉम्प्लीमेंट जो भी आप सोचता है ये रहेगा और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा। ये समझ में आ गया। दूसरा मान लीजिए लिखा गया कि क्या वह बाजार में है। मान लीजिए लिखा गया कि क्या वह बाजार में है, बहुवचन में हो गया कि क्या वह बाजार में है। अब देखिए वह बहुवचन है, अगर वह बहुवचन है तो सहायक क्रिया आर यहाँ लगेगा और सबसे पहले लगेगा आर। आर के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा दे, तो हो गया आर दे कहाँ है, इन द मार्केट, इन द मार्केट, आर दे इन द मार्केट, ये हो गया। इसी का दूसरा रूप क्या है, दूसरा रूप अगर क्या क्या कहाँ कब कैसे बीच में आता है तो उनकी अंग्रेजी हम निकाल करके सबसे पहले लिखते हैं। जैसे नंबर 3 पर यहाँ मान लीजिए लिखा गया कि तुम्हारा क्या नाम है। अभी लिखा गया कि तुम्हारा क्या नाम है, यहाँ देखिए तुम्हारा क्या नाम है, ये आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया कि तुम्हारा क्या नाम है। अब तुम्हारा क्या नाम है बताया गया कि अगर वाक्य के बीच में आप देख रहे हैं क्या क्यों कहाँ कब कैसे आया है, नियम सुन लीजिए कि अगर वाक्य क्या से प्रारंभ है तो सहायक क्रिया इज या एम को सबसे पहले लिखना है। अगर क्या क्यों कहाँ कब कैसे वाक्य के बीच में आता है तो उनकी अंग्रेजी हमें वाक्य में सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ देखिए क्या आ गया, क्या है, यहाँ क्या, तो क्या को लेकर के सबसे पहले आइए हो गया व्हाट। अब देखिए तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम जो है सब्जेक्ट हमारा बनेगा योर नेम, तो व्हाट के बाद होता है इज। काफी बार पूछा गया होगा, आप लोगों से जान रहे होंगे कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, समझ में आ गया। इसके बाद पूछ लिया गया, फिर दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए एक और हो गया यहाँ कि पूछा गया कि मुकेश कहाँ है। अगला क्वेश्चन किया गया कि मुकेश कहाँ है, मुकेश कहाँ है। अब ये देखिए मुकेश कहाँ है पूछा गया, यहाँ मुकेश कहाँ है, तो आप क्या आंसर देंगे इसका, यानी क्या बताएंगे। तो सबसे पहले तो कहाँ को लेकर के सबसे पहले आइए, तो कहाँ को लेकर के जब सबसे पहले आएंगे तो व्हेयर हो जाएगी इसकी इंग्लिश, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेयर। अब मुकेश के अनुसार सहायक क्रिया इज लग जाएगी, व्हेयर इज। अब यहाँ हो गया मुकेश, तो व्हेयर इज मुकेश, यानी मुकेश कहाँ है, मुकेश कहाँ है तो व्हेयर इज मुकेश हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट आपका जो बच रहा है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बच रहा है, चलिए उसको भी पूरा कर देते हैं और ये टेंस आपका समाप्त हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपको करना क्या है, बहुत कुछ नहीं करना है। इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट के बाद फुल नाक लगा देना है, मतलब उसमें भी दो प्रकार का आएगा। तो वहाँ आपको करना क्या रहेगा कि दोनों, यहाँ देखिए दोनों, यहाँ से जो है ये WH टाइप यहाँ आया था यहाँ तक, और यहाँ से ये दोनों उदाहरण आपको बता दिए हैं WH टाइप क्वेश्चन, ये WH टाइप या नो टाइप बताए थे। तो WH टाइप क्वेश्चन यहाँ को हम आपको बता दिए कि जिसमें जो है क्या क्या कहाँ कब कैसे बीच में आता है। चलिए अगला सेंटेंस क्या है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताते हैं और इसके बाद जो है समाप्त करते हैं सेशन को। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप देखिए, इंट्रोगेटिव और फिर इसी में नेगेटिव हो जाएगा। नियम आपको पता ही है, नियम कुछ बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इतना पढ़ लिया है तो आप समझ गए होंगे। अब इसमें इंट्रोगेटिव में रहेगा नेगेटिव सेंटेंस TENCE। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको ये करना है नेगेटिव के लिए जो हम नॉट लगाते थे नॉट का प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव के लिए जो इंट्रोगेटिव का नियम लगाते थे उसको लगाएंगे बस।
दोनों एक साथ चलेगा, इंट्रोगेटिव का नियम भी चलेगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी नियम चलेगा। तो चलिए दोनों के अनुसार हम आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं कि एग्जाम्पल किस प्रकार से हम दोनों का प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है, और आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट तक बने हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप बने रहिएगा तो आप लोगों को जानकारी अवश्य मिलेगी। लेकिन जब आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ में भी आएगी और आप जो है कुछ अनुवाद भी कर पाएंगे। तो चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। प्रश्नवाचक नकारात्मक, इसका है कि प्रश्नवाचक भी रहेगा और नकारात्मक भी रहेगा। प्रश्नवाचक हिंदी इसकी जो है और नकारात्मक दोनों है, इसमें प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य थोड़ा जल्दी में लिख रहे हैं, अगर कहीं गलती होगी तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन जल्दबाजी में लिख रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो, बस इसलिए जो है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं पूरा पूरा आपके समझना, आपके दिमाग में आ जाए वो। चलिए ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल आप देखते हैं। यहाँ एग्जांपल कैसे है, नंबर 1 जैसे हो गया कि पहले ये सिनोटाइप देते हैं, क्या मीरा तुम्हारी बहन, बड़ा हो गया थोड़ा, वाहन, क्या मीरा तुम्हारी बहन नहीं है। चलिए दोनों का प्रयोग हो गया, इंट्रोगेटिव का भी हो गया और इसके बाद जो है नेगेटिव का हो गया। तो क्या मीरा तुम्हारी बहन नहीं है, ध्यान दीजिए, कई नाम उसमें दिख रहा होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मीरा दिख रहा है, तुम्हारी बहन दिख रहा है, तो लेकिन देखिए इसमें हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा वो मीरा बनेगा। कैसे पूछा जा रहा है, क्या मीरा तुम्हारी बहन नहीं है, मतलब जो है मीरा सब्जेक्ट है और तुम्हारी बहन को आप यहाँ मान के चलिए कि वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो चलिए अब क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है, बार बार कर रहा है कि यदि हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, यहाँ भी नहीं लिखेंगे। तो अगर नहीं लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसके अनुसार, मीरा के अनुसार। तो जब हम मीरा के अनुसार सहायक क्रिया लिखेंगे तो मीरा के अनुसार सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, इज हो जाएगा, इज हो जाएगा, तो हो गया इज। अब यहाँ मीरा देखिए नाम है, नाम किसी का चाहे पहले लिखिए, बीच में लिखिए, किनारे लिखिए, हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा रहता है। अब इसमें आपको करना क्या होता है, इसका जो वाक्य गठन बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, वो आप ये मान के चलिए कि यहाँ बनेगा सबसे पहले जो है, सबसे पहले इसमें क्या है क्वेश्चन, इसमें जो है सहायक क्रिया आएगी। अब आप केवल एक सेंटेंस में समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नाट का प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नाट का और नेगेटिव में सहायक क्रिया के बाद नाट का। बस दो फंडा समझे रहिए, दो आप समझ लीजिए कि इसमें आप दो सूत्र समझ लीजिए कि जब सहायक क्रिया के बाद हम नाट लगाते हैं नेगेटिव बन जाता है, और जब ये सब्जेक्ट के बाद नाट लगाते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ आपको लगाना है नाट, हो गया इज मीरा नाट। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ हो गया क्या नहीं है और हो गया मीरा, क्या मीरा नहीं है, क्या मीरा नहीं है तुम्हारी बहन, तो योर माने हो गया तुम्हारी और सिस्टर माने हो गया बहन। तो हो गया कि क्या मीरा तुम्हारी बहन नहीं है, तो इज मीरा नॉट, इज मीरा नॉट योर सिस्टर, यानी क्या मीरा तुम्हारी बहन नहीं है। इसके बाद फिर कहा गया दूसरा, मान लीजिए देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस क्या है। यहां समझ लीजिए कि एक क्या वाला और इसके बाद क्या वह बीमार नहीं है, क्या वह बीमार नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ भी देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी बीमार का इंट्रोगेशन ही लगेगा। तो क्या वह बीमार नहीं है, यहाँ भी आपको ही करना है, क्या कि अंग्रेजी नहीं लिखना है, अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, रंग हो जाएगा सेंटेंस। चलिए क्या कि अंग्रेजी नहीं लिखना है तो क्या करेंगे, फिर वह के अनुसार सहायक क्रिया। चलिए ठीक है, थोड़ा सा यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं, बहुवचन बना दे रहे हैं, इसको हम बहुवचन बना दे रहे हैं कि क्या तुम कर दे रहे हैं, बहुवचन हो जाएगा। यहाँ जो है इसको तुम कर दे रहे हैं कि क्या तुम बीमार नहीं हो, क्या तुम बीमार नहीं हो, बस बहुवचन हो गया। थोड़ा बहुवचन बनाने के लिए इतना किया है, क्या तुम बीमार नहीं हो। अब तुम हो गया तो बहुवचन हो गया। चलिए बहुवचन हो गया तो आर यहाँ पहले आ गया आर, आर की तुरंत बाद जैसे यहाँ मीरा है तुरंत यहाँ जो है यू आ जाएगा, यू, यहाँ तुरंत बाद नाट आ जाएगा। तो क्या हो गया कि आर यू नॉट, क्या तुम नहीं हो, क्या नहीं हो भाई, इल, आर यू नॉट इल, यानी क्या तुम बीमार नहीं हो, आर यू नॉट इल, यानी क्या तुम बीमार नहीं हो।
ये तो यस या नो टाइप क्वेश्चन हो गया, ये तो यस या नो टाइप का क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर यहाँ आपको डब्ल्यू यस टाइप में बनाना हुआ तब कैसे बनाओगे? डब्ल्यू यस टाइप में अगर बनाना हो तब कैसे बनाएंगे? चलिए ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं। उसका एग्जाम्पल नंबर 1 कैसे क्या हो जाएगा कि यहाँ मान के चलते हैं सुरेश बाजार में कहाँ नहीं है, सुरेश बाजार में कहाँ नहीं है। मान के चलिए ये होता है कि सुरेश बाजार में, कोई सेंटेंस ही बनाना है तो जान लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा आप लोग जो है ये मत सोचिएगा गुरु जी बार बार बाजार लेकर आ रहे हैं, बाजार है, ठीक है, जैसे दिमाग में जो बैठ जाता है मिला करके वो चलता रहता है, ठीक है। चलिए बाजार के स्थान पर हम यहाँ बाग लिख दे रहे हैं, चलिए बाग लिख दे रहे हैं, ये जो बार बार जो है वही चल रहा है, बाग, ये हो गया बाग। तो बाग माने बगीचा, गार्डन। और यहाँ देखिए सुरेश बाग में कहाँ नहीं है, तो देखिए कहाँ, अब ये कहाँ जब वाक्य के बीच में आया तो इसको लेकर के हम सबसे पहले आएंगे। तो सबसे पहले अगर आ गए तो यहाँ हो गया होयर, सबसे पहले आ गए तो होयर होगा, होयर मीन्स कहाँ। अब सहायक क्रिया हमें लगाना है सुरेश के अनुसार, तो सुरेश के अनुसार क्या लगाएंगे? अब देखिए फिर यहाँ आ जाएंगे, सेम यही प्रक्रिया है, इसी के पहले हम केवल क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं तो क्वेश्चन वर्ड लिख दिए, इसके बाद फिर यही नियम लगा दीजिए ना, तो हो गया इज। इसके बाद जैसे यहाँ मीरा आया था उसे यहाँ सुरेश आ गया, वहाँ मीरा आया था यहाँ सुरेश आ गया। अब इसके बाद नहीं है, यहाँ नाट आया था, यहाँ भी नाट आ जाएगा। अब यहाँ योर सिस्टर है, लेकिन यहाँ योर सिस्टर तो है नहीं, कहाँ नहीं हमें? बाग में। तो व्हेयर इज सुरेश नाट, सुरेश बाग में कहाँ नहीं है, तो अब बाग में बचा है, हो जाएगा इन द गार्डन, इन द गार्डन, बाग बगीचा दोनों एक ही होता है, तो हो गया इन द गार्डन। Where is सुरेश नॉट इन द गार्डन, ये सुरेश जो है बगीचे में कहाँ नहीं है। समझ में आ गया? तो आज हम जितने सरल शब्दों में हो सकता था उतने ही सरल शब्दों में हम आप लोगों को टेंस का डिवीजन बता दिए। टेंस का डिवीजन बताने के बाद फिर हम आप लोगों को जो है आज पढ़ा दिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में 4 सेंटेंस बता दिए, कोई भी टेंस जो है वो 4 सेंटेंस में आपको पढ़ना रहेगा। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, चारों में बता दिए। एक बार वो जवानी फिर आप मान के ये चलिए कि हम आपको जो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बता दिए हैं। इसके बाद जो है अनुवाद यहाँ बता दिया इसका सिंपल। अब हम अगली वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुत ही अच्छे तरीके से उदाहरण और कुछ मेन चीज़ उसमें हम बताएंगे कि जो आज तक आप लोगों को किसी वीडियो में नहीं बताया गया होगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे जितने भी हमारी महत्वपूर्ण वीडियो होती हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। और लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।